हेलो गुड ड्रामा फॉलोअर्स। एपिसोड के स्टार्ट में रियू उसे पकड़कर बोलती है कि तुम्हारा तो खून भी नहीं निकला या तो मिरेकल हो गया। वो एक्साइटेड होकर उसे गले लगा लेती है और थैंक यू बोलने लग जाती है और उसे चूम लेती है। फिर जब उसे अपनी गलती का एहसास होता है तो वो उसे पीछे हटाकर सॉरी बोलती है। वह पूछती है कि वह आदमी कौन था और तुम उससे लड़ क्यों रहे थे। यून कहता है कि वो आदमी तुम पर हमला करने आया था और मैंने तुम्हें बचाया है। यह सुनकर रियू कहती है कि तुम्हें चोट नहीं लगी है, इस वजह से मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गई थी और भूल गई थी। है कि शायद वो कोई स्टॉकर होगा, तुम पॉपुलर हो इसलिए वो तुम्हारे पीछे पड़ गया। वैसे तुम इतनी सुनसान रास्ते से क्यों जा रही थी। वो बताती है कि मुझे एक होटल में जाना है और यह रास्ता शॉर्टकट है। यून कहता है कि जल्दी पहुंचने के चक्कर में खुद को खतरे में नहीं डालना चाहिए, हमेशा महफूज रास्ते से जाया करो। वो ओके बोल देती है और पूछती है कि वैसे तुम इस सुनसान रास्ते से क्यों गुजर रहे थे। वो ये सुनकर घबरा जाता है लेकिन फिर बोल देता है कि मैं भी होटल जाने के लिए शॉर्टकट ले रहा था। रियू कहती है कि हम कितने मिलते जुलते हैं, हम बार बार कहीं ना कहीं मिल जाते हैं, मतलब हमारा मिलना किस्मत में है। वो कहता है कि यह सिर्फ इत्तेफाक है, मगर रियू नहीं मानती और उसे अपने साथ होटल चलने को कहती है ताकि उसे साबित किया जा सके कि ये उनकी किस्मत है। वहाँ उनके सामने दो होटल्स थे। रियू पूछती है कि तुम इसमें से कौन से में जाओगे। यून कुछ सोच कर पहले होटल का नाम लेता है तो रियू कहती है कि मैं भी इसी में जाने वाली थी। तब यून बोलता है कि मैंने झूठा बोला था, मैं दूसरे वाले में जा रहा हूँ। वो कहती है कि फिर मैं भी वहीं जाऊँगी। यून पूछता है कि तुम बार बार बात क्यों बदल रही हो। इस पर वो कहती है कि तुम्हें जहाँ जाना है चले जाओ, मैं अपने फ्रेंड से मिलने जा रही हूँ। यह सुनकर यून एक होटल के अंदर चला जाता है, मगर तभी रियू भी अंदर आकर उसे मदद करने पर थैंक्स कहती है। वो बोलता है कि मेरी जगह कोई और होता तो शायद वो भी यही करता। तो रियू कहती है कि मुझे इस बात की खुशी है कि मेरी मदद करने के लिए तुम आए, और उससे भी ज़्यादा इस बात की खुशी है कि तुम्हें कुछ नहीं हुआ। अब तुम आराम से खाना खाओ और मैं चलती हूँ। यह बोलकर वह चली जाती है। रियू अपनी फ्रेंड के पास आकर बैठ जाती है और उसे बातें बताती है कि आज पहली बार किसी लड़के को चोट नहीं लगी। फ्रेंड पूरी बात पूछती है तो बताती है कि यहाँ आते हुए एक स्टॉकर ने मुझ पर हमला किया। फ्रेंड पूछती है कि क्या उस बेचारे स्टॉकर की जान बच गई, उस पर बिजली गिरी या कुछ और। रियू कहती है कि जब उसने मुझ पर हमला किया था तो एक लड़का स्पाइडरमैन की तरह आया और उसके साथ लड़ाई करके मुझे बचा लिया, उसे जरा भी चोट नहीं लगी। शायद यह मेरी मेहनत का असर है, मैं रोज़ माफ़ी मांगती हूँ इसलिए मेरी सज़ा ख़त्म होने वाली है। अब मैं समझ गई हूँ कि वो वही लड़का है जो मेरी किस्मत में है। फ्रेंड कहती है कि कार्ड रीडर ने तो कहा था कि वो लड़का 1000 दिन बाद आएगा, यह वाला तो पहले ही आ गया, मतलब यह तुम्हारी किस्मत नहीं है। क्या तुमने कभी सोचा है अगर 1000वें दिन पूरे होने पर कोई अजीब सा आदमी वहाँ आ गया तो क्या होगा। क्या तुम माफ़ी मांगते हुए उस लड़के को सोचती हो जिसे तुम 1000वें दिन अपने सामने देखना चाहती हो। रियू कहती है कि मैंने तो वाकई ही कभी इस बारे में नहीं सोचा। फ्रेंड कहती है कि फिर बाकी दिन तक अपनी आइडियल की तस्वीर लेकर जाना और माफ़ी मांगना, वरना कोई और भी आ सकता है। रियू कहती है कि अब मैं ऐसे ही करूँगी, मैं यून को ही वहाँ देखना चाहती हूँ। उधर पुलिस टीम तीसरी गवाही यानी रियू को ढूंढने के लिए सीसीटीवी फुटेजेस चेक कर रहे थे। रियू उनके पास बस में बैठने से पहले एक अम्ब्रेला था। इसलिए पुलिस यही जानने की कोशिश कर रही थी कि वो अम्ब्रेला वाली लड़की किधर गई होगी। जाही का तब फुटेज देखकर समझ जाता है कि वो लड़की बस से अम्ब्रेला के बिना उतरी थी। उस वीडियो में उस लड़की का चेहरा गौर से देखने की कोशिश करता है, लेकिन अभी उसे पता नहीं चला था कि यह रियू ही है।
वहाँ यून अपने घर जाकर अपने माथे पर एक चोट का निशान देखता है तो उसे रियू की कही हुई बातें याद आने लग जाती है कि आज वो उसके गले लग गई थी और गाल चूम लिया था। यहाँ रियू भी अपने घर में यून को सोचकर एक्साइटेड हो रही थी और कह रही थी कि बाकी के 6 दिन मैं तुम्हारा नाम लेकर ही माफ़ी मांगा करूँगी ताकि 1000वें दिन तुम मेरे हो जाओ। अगले दिन वो पहाड़ पर आकर माफ़ी मांगते हुए गॉड को बताती है कि मैं यून को लाइक करती हूँ, मैं उसकी बात कर रही हूँ जो फेरी के जैसा दिखता है। अगली बार मैं उसकी फ़ोटो भी लेकर आऊँगी, आपको उसी को मेरे पास भेजना है। काम पूरा करने के बाद वापस जाते हुए उसे पता चलता है कि जिस होटल वो आया करती थी वह जल गया था और उसकी ओनर लेडी भी जिंदा नहीं बची। रियू को ये सब देखकर बहुत अफसोस होता है। इधर जाही को होटल ओनर की पोस्टमार्टम रिपोर्ट दिखाकर बताया जाता है कि उस औरत की मौत दम घुटने से हुई है। उसने बहुत सारी नींद की गोलियां भी खाई थी जिस वजह से वह बेहोश हो गई। जाही कहता है कि उसे कोई जानबूझकर भी बेहोश कर सकता है। अब जाही और उसके साथ ही ऑफिसर उस डिज़ाइन वाले अम्ब्रेला खरीदने वाले लोगों को ढूंढने उनके एड्रेस पर जाकर पूछताछ करते हैं, मगर उन्हें सारी लिस्ट खत्म होने के बाद भी वो तीसरी गवाह नहीं मिलती। हाम्यून का वकील उसे बेल करवा के पुलिस स्टेशन से ले जाता है। रियू की कलीग उसे बता रही होती हैं कि जाही उस डॉग को जल्द से जल्द अडॉप्ट कर लेगा, लेकिन वो डॉग बीमार है, उन्हें बार बार चेकअप के लिए हॉस्पिटल आते रहना होगा। यह सुनकर रियू को यून की फ़ोटो लेने का आइडिया आ जाता है। वो यून को फ़ोन करके डॉग का पूछती है और बताती है कि तुम्हारा डॉग ओवरवेट है, उसका वजन बढ़ गया है, तुम्हें उसे खाना डाइट के मुताबिक देना होगा। तुम चेकअप करवाने मेरे हॉस्पिटल आ जाओ ताकि बीमारियों की जड़ का पता चल सके। मेरा डॉग का चेकअप करना काफ़ी ज़रूरी है। यून ये सुनकर कहता है कि अच्छा, तो तुमने सोच लिया कि मुझे दोबारा बुलाना चाहिए इसलिए फ़ोन किया ना, मैं नाश्ते के बाद सोचूंगा। यह बोलकर वो फ़ोन काट देता है तो रियू परेशान हो जाती है कि उसने सोचा होगा कि मैं पैसे कमाने के चक्कर में सुबह सुबह इधर उधर फ़ोन करती हूँ। वह काफ़ी फ्रस्ट्रेटेड होती है। यून नाश्ता करते हुए डॉग को बताता है कि हम नाश्ते के बाद हॉस्पिटल जाएंगे, डॉक्टर ने कहा है कि तुम मोटे हो गए हो। डॉग ये सुनकर हैरान होता है। हॉस्पिटल जाते हुए यून एक छोटे बच्चे से मिलता है। वो उसे स्कूल का पूछता है तो बच्चा कहता है कि मैंने स्कूल से छुट्टी की है। वैसे इस डॉग को देखकर लगता है कि इसका थोड़ा वजन बढ़ गया है। यून कहता है कि मैं इसलिए हॉस्पिटल लेकर जा रहा हूँ। वो उसे बाय बोलकर चला जाता है। यून की तरफ स्माइल करके देखता है। जब यून हॉस्पिटल आता है तो जाही उसे बहुत देर से घूरने के बाद कहता है कि मैंने तुम्हें कहीं देखा है। यून कहता है कि अक्सर लोग मुझे बताते हैं कि मैं किसी टीवी शो के एक्टर की तरह दिखता हूँ। वो कहता है कि तुम वो नहीं हो, कोई और हो। चलो मैं अपना बता देता हूँ, मैं मर्डर केसेस लेने वाला ऑफिसर हूँ। यून कहता है कि तुम इस जन्म में भी वही काम कर रहे हो। जाही को इसकी बातें समझ नहीं आती, लेकिन फिर वह जानने से पहले कहता है कि हम जब अगली बार मिलेंगे तो मुझे याद आ जाएगा कि तुम कौन हो। यून उसे रोककर पूछता है कि तुम्हारा वेटिंग नंबर कहाँ है। बाकी सब उसे अपना अपना नंबर दिखाकर पूछते हैं कि तुमने नंबर क्यों नहीं लिया। यून भी उसे अपनी बारी का वेट करने का बोलता है, लेकिन वो बताता है कि मैंने अपॉइंटमेंट ली है, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं। यून स्टाफ से पूछता है कि क्या बाकी सब बेवकूफ़ हैं कि वो नंबर लेकर वेट कर रहे हैं। स्टाफ की लड़की बताती है कि अगर आपका डॉग सर्जरी करवा कर यहाँ एडमिट है तो आप अपॉइंटमेंट ले होने के बाद वो रियू के ऑफिस में उसे मिलने चला जाता है। जब वो लोग बातें कर रहे थे तो डॉग और बाकी डॉग्स उन्हें देखकर यही सोचते हैं कि इन दोनों के बीच कुछ चल रहा है। डॉग यून को बताता है कि आसपास के डॉग भी कह रहे हैं कि ये दोनों बहुत ज़्यादा कपल बनने वाले हैं, या कुछ ज़्यादा ही फ्रैंक हो रहा है। जाही रियू से मिलने के बाद बाहर आता है और वो उसे गुड बाय बोलती है। तब यून को वहाँ देखकर बहुत खुश हो जाती है। वो अपनी बारी आने पर उसके ऑफिस चला जाता है। तब वो उसे बताती है कि डॉग का वज़न कम करने के लिए तुम्हें इसे वॉक पर ले जाना चाहिए और इसे मीट कम खिलाया करो ताकि वह हेल्दी रहे। बात करते हुए वो उसके माथे पर लगी चोट देकर पूछती है कि उससे कहती है कि ये चोट कर लगी थी तुम्हें, मैंने तो देखा ही नहीं। वो उठकर उस पर दवा लगाने लग जाती है। वो कहती है कि शुक्र है कि तुम्हें बहुत ज़्यादा चोट नहीं लगी। यून चुप होकर बैठ जाता है।
तब वो आखिरकार उसे अपने साथ डिनर पर चलने को पूछ लेती है। यून कुछ देर चुप रहता है लेकिन फिर उसे हाँ कर देता है। रात को रियू डिनर के लिए लव रूम आती है क्योंकि यून ने उसे यहाँ बुलाया था। वो एक रूम में यून के साथ बैठ जाती है। उसके फ्रेंड ने टिप दी थी कि आज के खाने का बिल तुम देना ताकि वो तुम्हें लाइक करे। रियू मेन्यू चेक करती है तो सारे आइटम्स के दाम बहुत महंगे होते हैं। वो ये देखकर घबरा जाती है। रियू खुद को संभाल कर यून से खाना ऑर्डर करने का बोल देती है और प्राइस की टेंशन ना लेने का भी कहती है। यून ऑर्डर देता है तो उन चीज़ों की कीमतें देखकर यून परेशान होते हुए सोचती है कि उन सब चीज़ों की कीमतें देखते हुए रियून परेशान होकर सोचती है कि बस एक बार की बात है, मैं पूरे महीने सिर्फ नूडल्स खाकर गुजारा कर लूँगी। यून खाना ऑर्डर करता है और रियू उसकी चोट को बिल्कुल ठीक देकर कहती है कि लगता है कि मेरे हाथों में कोई जादू है, इसलिए मेरे दवा लगाने से इतनी जल्दी तुम्हारा चोट ठीक हो गया। इसका मतलब यह है कि हम एक दूसरे के लिए बने हैं। यून उसकी बात काट कर उसे बताता है कि यह होटल इस बात से मशहूर है कि यहाँ ब्लाइंड डेट के लिए आने वाले लोग जोड़ियाँ बनकर निकलते हैं। रियू पूछती है कि क्या फिर हम भी जोड़ी बनकर निकलेंगे। वो कहता है कि हम डेट पर नहीं आए, मैंने तुम्हें यहाँ इसलिए बुलाया है ताकि तुम यहाँ आकर अपनी विश पूरा कर सको। तुम्हें कैसा लड़का चाहिए, शायद क्यूपिड तुम्हारे दिल पर तीर चला दे। रियू इस बात पर स्माइल करती है। फिर खाना खाते हुए वो उसकी बहुत तारीफ करती है ताकि यून को अच्छा लगे। यून उससे पूछता है कि क्या तुम हॉस्पिटल आने वाले लड़कों में से किसी को लाइक करती हो। वो बताती है कि मुझे उनमें से कोई पसंद नहीं है। यून कहता है कि इसलिए तुम सिंगल हो, तुम्हारे नखरे इतने सारे हैं, जैसे लड़का तुम्हें चाहिए वो इंसान तो एग्जिस्ट ही नहीं करता होगा। वो पूछते हैं कि तुमने इस बार मुझसे कहा था कि तुम लोगों के रिश्ते नहीं जोड़ते, क्या तुम प्यार नहीं करना चाहते। तो वो बोलता है नहीं। तो पूछते हैं कि क्या तुम्हें दिल टूटने से डर लगता है, क्या अगर किस्मत सही लड़की को तुम्हारे सामने ले आए तो तब भी तुम इनकार करोगे। यून कहता है कि हाँ, मैं ऐसा ही करूँगा। रियू कहती है कि क्या पता तुम किसी से इतना प्यार करने लगो कि तुम्हारी सोच बदल जाए। मैंने कई टीवी शोज़ में देखा है कि पहले जो लोग प्यार से दूर भागते थे, बाद में वो प्यार करने लगे एक दूसरे से। इस पर वो कहते हैं कि टीवी में तो लोगों का दिमाग ख़राब कर दिया है, तुम पर भी टीवी ज़्यादा देखने का असर है, इसलिए तुम्हें आम लड़के पसंद नहीं आ रहे हैं। खाना खाने के बाद रियू बिल देने आती है मगर मिस्टर पार्क उसे बताते हैं कि यून ने ऑलरेडी बिल पे कर दिया है। यह सुनकर वह हैरान होती है और उसे जाकर बोलती है कि आज मेरी ट्रीट थी। तो बोलता है कि मैंने तुम्हें कांपते हुए देखा इसलिए खुद बिल दे दिया। रियू कहती है कि क्या तुम्हें लगता है कि मेरे पास पैसे नहीं हैं, मेरे पास बहुत पैसा है, मुझे अपना बैंक अकाउंट नंबर दो, अभी पैसे भेज देती हूँ। यून कहता है कि मेरा कोई बैंक अकाउंट नहीं है। इस पर वो गुस्से में कहती है कि तुम बस बताना नहीं चाहते, तुम डरते हो ना कहीं मैं तुम्हें डेट के लिए ना पूछ लूँ। ये बिल देकर जान छुड़ा लिया। यून अपनी सफाई देने लगता है मगर वो कहती है कि मैं तुम्हें बिल के आधे पैसे ऐप के जरिए भेज दूँगी। ये कहकर वो बहुत गुस्से में वहाँ से चली जाती है। घर आकर वो सोचती है कि बार बार मुझसे पूछ रहा था कि मैं किसी और लड़के को लाइक क्यों नहीं करती, इसका मतलब वो चाहता है कि मैं किसी दूसरे लड़के को लाइक करूँ, उसको नहीं। यह बात करते हुए वह बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाती है। उधर यून भी गुस्से में कह देता है कि उसने मुझ पर गुस्सा किया, हालांकि मैंने उसे खाना खिलाया, अब तो मैं उस पर कभी तीर नहीं चलाऊंगा। तुम अपनी ज़िंदगी में अकेली ही रहोगी। रियू और यून दोनों अपने अपने घर एक दूसरे के बारे में सोचकर बहुत गुस्सा हो रहे थे। रियू उठकर कहती है कि तुम प्यार नहीं करना चाहते ना, अब तो मैं बाकी दिनों में प्रे करूँगी, तुम्हें ही मांगूंगी। अगले दिन रियू फिर से माफ़ी मांगती है और प्रे करते हुए यून के बारे में कहती है कि मुझे जल्द से जल्द उसकी फ़ोटो लेकर आनी चाहिए। अपने दो साथियों को बता रहा था कि हम जिस हॉस्पिटल में गए थे वहाँ के डॉक्टर ने बहाने से यून को वहाँ बुलाया और वो मुझे लेकर चला भी गया। उसने यून के सर पर बड़े प्यार से दवा भी लगाई। उनके बीच कुछ न कुछ तो ज़रूर है। पैरी भी हाँ बोलता है। डोंगू ये सुनकर कहता है कि उनके बीच क्या हो सकता है। मुझे इंसानों की बात समझ नहीं आती कि वो सबके साथ बराबरी वाला सलूक क्यों नहीं करते। यहाँ 500 साल पहले का टाइम दिखाया जाता है जब वहाँ की लड़कियाँ डोंग और पैरी की जोक्स पर हंस रही थी। डोंगू को कोई मुंह भी नहीं लगा रहा था। इन लोगों को देखकर डोंगू ने सोचा कि मैं भी जोक सुनाकर लड़कियों को इम्प्रेस करूँगा। उसने उन्हें एक जोक सुनाया लेकिन कोई भी लड़की हंसी नहीं बल्कि उस पर गुस्सा हो गई। फिर से डोंग और पैरी
की जोक सुनकर हंसने लग जाती हैं। डोंगू समझ नहीं पाता कि ये लड़कियां ऐसा क्यों कर रही हैं। डोंगू ने बाद में किसी को अपनी प्रॉब्लम बताई तो उसने कहा कि वो दोनों अच्छे दिखते हैं, इसलिए लड़कियां उन्हें पसंद करती हैं और तुम्हें गुड लुकिंग ना होने की वजह से लड़कियां पसंद नहीं करती। ये सुनकर डोंगू बहुत हैरान होता है कि इंसान के लुक्स किसी की ज़िंदगी को इतना बदल सकते हैं। प्रेजेंट टाइम में भी वो सिर्फ एक ब्रेड को देख रहा था, मगर एक लड़की उसे आकर कहती है कि मुझे घूरना बंद करो। वो बताता है कि मैं तुम्हें नहीं घूरा, बल्कि मैं उस ब्रेड को घूर रहा हूँ। उसे बातें सुनाकर वो लड़की चली जाती है। डोंगू को उस पर गुस्सा आ जा रहा था, इसलिए वो उसके पीछे आता है और पूछता है कि क्या तुम्हें मुझ पर गुस्सा आया है? मैंने तुम्हें देखा। वो बोलती है हाँ, मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आया। कहता है कि तुमने गलत आदमी से पंगा लिया, अब तुम पछताओगी। डोंगू ने खुद से प्यार करवाने के लिए उस पर जादू करने लगता है, मगर उसका जादू अच्छी तरह काम नहीं करता। लड़की आकर उसे थप्पड़ मारती है और बदतमीज बोलकर वहाँ से चली जाती है। डोंगू सोचता है कि मैं आज भी यह बात समझ नहीं सका। उसके पेरेंट्स पुलिस ऑफिसर से मिलकर दुखी होते हैं क्योंकि उसके कत्ल को 29 साल गुजर गए थे, मगर कातिल पकड़ा नहीं गया और ना ही अभी तक कोई सुराग मिला। यून भी दुखी होकर सोच रहा था कि मुझे बहुत अफसोस है, मुझे कातिल को पकड़े बिना ही यहाँ से जाना होगा। पहाड़ों पर आकर जू को याद करता है और उसकी मौत पर अफसोस करता है, मगर अचानक रियो और यून का आमना सामना हो जाता है। रियो उसके पास भागती है और उसे बताती है कि मैं अभी भी तुम्हारे बारे में सोच रही हूँ। यह बोलकर अपना फ़ोन निकालकर उसकी फ़ोटो बनाने लग जाती है और उसे स्माइल करवाकर एक फ़ोटो बनवा लेती है। यून पूछता है कि तुमने यह क्यों बनाई, तो वो कहती है कि एक अच्छे काम के लिए बनाई है, तुम फिक्र मत करो। यून बोलता है कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मेरी फ़ोटो डिलीट करो। रियो उसे बोलती है कि मैं इससे कुछ गलत नहीं करूँगी, तो डर क्यों रहे हो। वो फ़ोटो डिलीट करने की जिद करता है, तभी धक्का लगने से वो उसकी बाहों में आकर गिर जाती है। वो उसे पकड़ लेता है और रियो उसे बैठकर बात करने को कहती है। रात को पुलिस ऑफिसर तीसरी गवाही यानी रियो को ढूंढने उसी जले हुए होटल के पास खड़े उसका वेट कर रहे थे। रियो यून के साथ वहां आती है और उसे बताती कि मैं इस होटल में अक्सर आया करती थी, मगर यह होटल और उसके ओनर दोनों ही नहीं रहे और उसका साथी वहां वेट करते हुए रह जाते हैं, लेकिन रियो उनके सामने नहीं आती। बाद में जाही खाना खाते हुए अपनी टीम को बताता है कि मेरे साथ बचपन से ही ऐसा होता है कि मुझे अलग अलग चेहरे नजर आते हैं, उन लोगों के चेहरे जिन्हें मैं जानता ही नहीं। कुछ ऑफिसर तो इस बात को सीरियस नहीं समझते, जबकि एक ऑफिसर कहता है कि शायद आपको अपना पिछला जन्म याद आता है। यह सुनकर वो हैरान होता है और इस बारे में सोचने लग जाता है। दूसरी तरफ रियो यून को बता रही होती है कि पता नहीं मैंने पिछले जन्म में ऐसा क्या किया है कि मुझे सज़ा मिली है। मेरा कोई जीवन साथी नहीं बनने वाला, इसलिए जो भी लड़का मेरे करीब आता है उसे चोट लग जाती है। मुझे किसी ने कहा था कि अगर मैं 1000वें दिन तक पहाड़ पर जाकर अपने गुनाह की माफ़ी मांगूँ तो सब ठीक हो जाएगा। मुझे वहां जाते हुए 997 दिन हो गए हैं। मौसम देखे, हालात बिना देखे अपने दिन पूरे किए हैं। रियो पूछती है कि तुम प्यार क्यों नहीं करना चाहते, तो यून कहता है कि मैं करना तो चाहता हूँ लेकिन कर नहीं सकता, किसी ने मुझे रोक रखा है। रियो पूछती है कि क्या तुम्हारी मॉम ने? यून नहीं कहता है, तो वो कहती है कि किसी को हक नहीं है कि वो किसी पर पाबंदी लगाए। तो वो कहता है कि मैं भी ऐसा ही सोचता हूँ, मुझे वार्निंग मिली थी कि मैं उस लड़की को छोड़ दूँ, मैंने उस वार्निंग को इग्नोर किया और फिर कुछ बहुत बुरा हुआ। रियो यह सुनकर बहुत बुरा लगता है। बाद में रियो और यून वापस जाने के लिए ड्राइवर का वेट कर रहे थे। उधर जाही को पता चलता है कि वो अम्ब्रेला एक और इंसान ने भी खरीदा था, जिसकी डिटेल पढ़कर वह हैरान हो जाता है। यहाँ जब यून के पास ड्राइवर आता है तो उसे अपनी कार की कीज़ देता है, लेकिन तब वो अपने हाथ पर लगी चोट का निशान देखकर उसे पूछता है कि क्या तुम वही हो जो सुनसान सड़क पर रियो पर हमला करने आए थे? मैंने उसके हाथ पर यही निशान देखा था जो तुम्हारे हाथ पर है। रियो भी यह सुनकर हैरान होती और यून को देखती रहती है। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है, प्लीज़।